हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईडी एकेडमी। माई सेल्फ तेजस्विता और आज हम लोग यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम ऑलरेडी ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बींग्स में स्टार्ट कर चुके हैं और ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स का बेसिक जस्ट हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि उसके बेसिक क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। हमने पढ़ा था व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके अलावा हमने ये देखा कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किन किन सिस्टम से मिलकर कंप्राइजेस है। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था दो सिस्टम होते हैं, दैट इज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के तीन टाइप्स थे जो कि थे हमारे क्या, ब्लड वेसल्स और हार्ट। और लिम्फेटिक सिस्टम हम लोग वहां पे डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लिम्फेटिक सिस्टम को तो डिस्कस कर लिया था और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अंदर हम लोगों ने ब्लड के जो कंपोनेंट्स होते हैं दैट इज प्लाज्मा और आरबीसी को डिस्कस किया था। नेक्स्ट हम लोग आज उसके कंपोनेंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं और स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ आरबीसी को डिस्कस किया था और ब्लड का जो कंपोनेंट था दैट इज प्लाज्मा उसको डिस्कवर किया था। नेक्स्ट जो ब्लड का कंपोनेंट है हमारा दैट इज डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, या फिर आप इसको व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स भी बोल सकते हैं। इसको आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे आरबीसी का अदर नेम था हमारा इरिथ्रोसाइट्स, इन द सेम वे डब्ल्यूबीसी इज ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ल्यूकोसाइट इसको हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है ना, ये एक ब्लड सेल का ही एक टाइप है जो कि बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी, अगर कोई भी बाहर से फॉरेन पार्टिकल या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपकी बॉडी में एंटर करता है तो उससे आप लोगों को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, आपकी बॉडी को बाहर से एंटर होने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आपकी बॉडी के लिए फाइट करता है और आपकी बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करके आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को सिर्फ डब्ल्यूबीसी नहीं बढ़ाता है। कहने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है कि बाहर से एंटर होने वाला माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, ये सब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से किस तरीके से आपकी बॉडी को अफेक्ट करेंगे, उसके पहले डब्ल्यूबीसी इनसे क्या करता है, आपकी बॉडी के लिए फाइट करेगा। ठीक है, तो ये आपकी बॉडी के लिए बाहर से एंटर होने वाले डिजीजेस और इन्फेक्शन से फाइट करेगा, साथ में आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, क्योंकि जस्ट मैंने आपको बताया है, इसका मतलब ये है कि बाहर से एंटर होने वाले कोई भी पैथोजेंस लाइक वायरस हो गए या बैक्टीरिया हो गया या प्रोटोजोआ हो गया, ये जितने भी बाहर से एंटर होने वाले वायरसेस जो है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो आपकी बॉडी में एंटर होंगे और आपकी बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद अपने आप को डिवाइड करके आपको डिजीज करने की कैपेसिटी रखते हैं, उससे डब्ल्यूबीसी क्या करेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा। मतलब डब्ल्यूबीसी फाइट करेगा, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंटर होने नहीं देगा। ठीक है ना, इसके ब्लड सेल के हम टाइप्स देखते हैं कि ब्लड सेल के क्या क्या टाइप्स है। देखते हैं हमारे पास यहाँ पर सबके अलग अलग टाइप्स और सबके स्पेसिफिक फंक्शन है। पहला टाइप आप लोग देखते हैं जो कि क्या है, न्यूट्रोफिल। ये सबसे ज्यादा पाए जाने, एबंडेंट मतलब सबसे ज्यादा पाए जाने वाला वो व्हाइट ब्लड सेल्स है जबकि आपकी बॉडी के अंदर बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन से फाइट करता है। मतलब आपकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया अगर एंटर होता है तो उसके लिए कौन फाइट करेगा, न्यूट्रोफिल फाइट करेगा। तो न्यूट्रोफिल बेसिकली बैक्टीरिया के लिए वर्क करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका टाइप हम लोग देखते हैं फाइट इन्फेक्शंस, यानी कि डब्ल्यूबीसी आपकी बॉडी के अंदर बाहर से एंटर होने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पहले आइडेंटिफाई करेगा, यानी कि पहचानेगा कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिर उसके बाद उसके ऊपर अटैक करेगा उसको किल करने के लिए। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, या कोई पैरासाइट्स, वॉर्म्स, प्रोटोजोआ, कुछ भी इन्फेक्शन चीजें फूड, वाटर, एयर के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर कर जाती है तो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए डब्ल्यूबीसी आपके लिए क्या करेगा, फाइट करेगा, यानी कि उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, दूसरी बात, डब्ल्यूबीसी जो है आपकी बॉडी के अंदर पहचानता है और एबनॉर्मल सेल को रिकॉग्नाइज करके डिस्ट्रॉय करने की मतलब कोशिश करता है। यानी कि अगर कोई भी एबनॉर्मल सेल अगर आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है, एबनॉर्मल सेल जो आपकी बॉडी को क्या पहुंचाए, आपकी बॉडी के साथ एडजस्ट नहीं हो और आपकी बॉडी की जो
जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती है उनको बिगाड़ने की अगर वो कोशिश करती है तो सबसे पहले WBC उन एबनॉर्मल सेल्स को आइडेंटिफाई करेगी और उनको आइडेंटिफाई करके डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगी। अब ये एबनॉर्मल सेल बेसिकली सबसे ज्यादा अगर आप जानते हो तो कैंसर सेल्स होती है। कैंसर सेल वो एबनॉर्मल सेल्स है जो कि आपकी बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद आप लोगों की बॉडी की बहुत सारी एक्टिविटीज को क्या कर देती है, डिस्टर्ब कर देती है। तो उन एबनॉर्मल सेल को आइडेंटिफाई करके WBC क्या करता है, उनको किल करने की कोशिश करता है। दूसरी बात, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना, यानी कि जब आपकी बॉडी के अंदर बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल, बोले तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स ये एंटर हो जाता है तो इनसे आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, सपोज लाइक अगर हम लोग बीमार होते हैं और डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं तो नॉर्मल बैक्टीरिया वायरस की टैबलेट के साथ आपको एक स्पेशल डोज लेनी पड़ती है, दैट इज नोन एज एंटीबॉडी, जो कि क्या करती है, जो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर, सपोज कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हुआ है तो सबसे पहले वो अपने को डिवाइड करना शुरू करता है। तो आप अगर एंटीबायोटिक्स वगैरह लेते हैं तो एंटीबायोटिक सबसे पहले जो मेन होस्ट सेल है, यानी कि चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो वायरस हो, जो भी होस्ट सेल है उसको किल करेगा, उसके बाद जो डिवाइड हो रहे हैं उनको किल करने की कोशिश करेगा। इन द सेम वे बाहर से जो मेडिसिन आप एंटीबायोटिक्स या एंटीवायरल मेडिसिन आप लेते हैं, इन द सेम वे WBC भी आपकी बॉडी में नेचुरली एंटीबॉडी को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। यानी कि WBC क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है और वो रिकॉग्नाइज करता है और उन फॉरेन पार्टिकल्स को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है। मतलब एंटीबॉडी खुद से WBC प्रोड्यूस करेगा और WBC जब एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के बाद WBC क्या करता है, जो फॉरेन पार्टिकल्स बाहर से एंटर हुए, न्यूट्रलाइज इन द सेंस क्या है कि उनको किल करने की, यानी कि उनको जीरो लेवल में लाने की WBC क्या करता है, कोशिश करता है। इन्फ्लेमेशन, WBC क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर अगर कोई इंजरी हो गई या कोई इन्फेक्शन हो गया या फिर बाहर से आपको कोई वाउंड वगैरह लगा है, कोई चोट लगी है, उससे आपको कोई इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो चीज बढ़े ना और आपके अदर बॉडी पार्ट को अफेक्ट ना करे, उससे आपकी बॉडी को क्या करता है, इन्फ्लेमेशन से भी WBC क्या करता है, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शंस थे हमारे WBC के, जो कि आपकी बॉडी के अंदर बेसिकली WBC बाहर से एंटर होने वाले जो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ को किल करने के लिए मेजर रोल प्ले करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपकी बॉडी के अंदर ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, फॉरेन पार्टिकल्स को एंटर ना होने देता है और साथ ही साथ में अगर कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर हो जाते हैं तो उनको क्या करेगा, वो न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा एबनॉर्मल सेल को रिकॉग्नाइज करके डिस्ट्रॉय करता है, एंटीबॉडी वो प्रोड्यूस करता है और इन्फेक्शन से आपकी बॉडी के लिए क्या करता है, फाइट करता है। इसके अब हम लोग ब्लड के 3 कंपोनेंट्स डिस्कस कर चुके हैं, प्लाज्मा, RBC और WBC। नेक्स्ट आपका जो कंपोनेंट है दैट इज नोन एज प्लेटलेट्स, ठीक है ना। नेक्स्ट कंपोनेंट ब्लड का हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है आपका और प्लेटलेट्स का, जिस तरीके से RBC को हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, WBC को हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट, in the same way platelets is also known as thrombocyte, it is the other name for platelet। प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। काफी छोटा और कलरलेस सेल होता है जो कि आपकी बॉडी के अंदर ब्लड क्लोटिंग, मतलब ब्लड को चोट लगने के बाद ब्लड को रोकने का जो काम करता है वो कौन करता है, आपका प्लेटलेट्स। मतलब जब आपको कोई इंजरी लग जाती है, कहीं चोट लग जाती है तो कुछ देर बाद ब्लड का रुकना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ब्लड का क्लॉट होना, ब्लड का स्टॉप होना, उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो कौन है, प्लेटलेट, ठीक है। ये बोन मैरो में बनते हैं और आपके पूरे ब्लड स्ट्रीम के अंदर ये फ्लो करते हैं 7 to 10 डेज बिफोर बीइंग रिमूव्ड बाय द लीवर एंड स्प्लीन। यानी कि जब तक कि लीवर और स्प्लीन इनको रिमूव नहीं करता है तब तक आपकी प्लेटलेट जो है आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर 7 से 10 दिन तक क्या करते हैं, फ्लो करते रहते हैं, ठीक है ना। व्हेन ए ब्लड सेल इज डैमेज, अगर कभी बाय चांस अगर आपकी कोई ब्लड वेसल, सॉरी नॉट ब्लड सेल, ब्लड वेसल लाइक आर्टरीज, वीन्स, कैपिलरीज, अगर कोई भी ब्लड वेसल आपकी डैमेज हो गई, रप्चर हो गई, किसी कारण से उसमें कोई इंजरी वगैरह लग जाती है तो तुरंत वहां पे प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाते हैं और क्लम्प यानी कि इकट्ठे हो जाते हैं, क्लम्प यानी कि इकट्ठे हो जाएंगे और एक प्लग बनाएंगे जो कि ब्लीडिंग को रोकना स्टार्ट कर देता है। यानी कि एक्सटर्नली नहीं, इंटरनली भी आपकी बॉडी के अंदर अगर ब्लड को
स्टॉप करना है तो वहां पर कौन हेल्प करेगा? आपका प्लेटलेट। यानी कि अगर आपकी ब्लड वेसल्स, यानी कि ब्लड वेसल्स हमारी जो होती है बॉडी के अंदर, आर्टरीज, वीन्स, कैपिलरीज, अगर वो डैमेज हो जाती है तो तुरंत वहां पे प्लेटलेट्स इकट्ठी होके वहां पे क्लम्प बनाती है और वहां पे क्या करती है? ब्लड को स्टॉप करने की कोशिश करती है और ब्लीडिंग वहां पे स्टॉप करती है। ठीक है ना। इसके अलावा ये कुछ केमिकल्स भी रिलीज करते हैं। कौन? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स कुछ केमिकल रिलीज करते हैं दैट ट्रिगर ए कॉम्प्लेक्स कैस्केड ऑफ इवेंट्स दैट अल्टीमेटली लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। यानी कि प्लेटलेट्स सिर्फ और सिर्फ इनमें ऐसा क्या चीजें हैं जो आप लोगों की बॉडी के अंदर ब्लड को क्लॉट करने में, यानी कि ब्लड को स्टॉप करने में हेल्प करती है? तो बेसिकली ये क्या करते हैं? आपके बॉडी के अंदर कुछ केमिकल रिलीज करते हैं और केमिकल्स कैस्केड, कैस्केड का मतलब होता है एक के बाद एक, जैसे स्टेयर्स होती है, इन द सेम वे कैस्केड यानी कि एक के बाद एक ये क्या करता है? इवेंट प्रोड्यूस करता है, 1 2 3 इन द फॉर्म इवेंट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से फाइनली ब्लड क्या हो जाता है? क्लॉट होता है। यानी कि एक इवेंट के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस चलती है, जिसके हिसाब से क्या होता है? यहाँ पर ब्लड का जो क्लॉट होता है प्लेटलेट वहां पर करता है। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शंस थे आपके प्लेटलेट्स के। तो बच्चों नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था कि जो प्लेटलेट है उसके बारे में हम लोग आगे की जो चीज देख रहे थे कि बेसिकली क्लोटिंग के बारे में हम लोगों ने देखा था कि जो प्रोसेस होती है ब्लड क्लॉट की, ब्लड को किसी भी चोट के बाद रुकने की, उसको हमने देखा था कि वो बेसिकली प्लेटलेट्स हेल्प करता है। बट नेक्स्ट इज ये जो ब्लड क्लॉटिंग की कंप्लीट प्रोसेस है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हीमोस्टेसिस। ठीक है, तो हीमोस्टेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर किसी भी माइनर इंजरी के बाद जो ऑटोमेटिक ब्लड की क्लॉट होने की प्रोसेस है, ब्लड को रुकने की प्रोसेस है, वो क्या हो जाएगी? हीमोस्टेसिस। ये एक बार में नहीं होगी, इसमें सीरीज होगी जिसके अंदर प्लेटलेट एक्टिवेट होंगे और उसके बाद क्लॉट फॉर्मेशन होंगे। सपोज लाइक किसी पर्टिकुलर इंजरी के ऊपर अगर वहां से थोड़ा सा ब्लड वगैरह जाता है तो उसमें एक साथ कंबाइनिंग में यहाँ पे ब्लड क्लॉट नहीं होगा, एकदम से प्रोसेस नहीं होगी। पहले क्या होगी? प्रोसेस के अंदर सबसे पहले क्या होंगे? प्लेटलेट जो होंगे एक्टिव होंगे। एक्टिव होने के बाद प्लेटलेट्स एक्टिव होने के बाद क्या करेंगे? क्लॉट फॉर्मेशन होगा। तो थोड़ा सा इसके अंदर प्रोसेस चलती है एक प्लेटलेट एक्टिवेशन की। अगर प्लेटलेट्स नहीं होगी तो अगर थोड़ी सी भी माइनर इंजरी होगी तो इसमें काफी सारा एक्सेसिव ब्लड रिलीज होगा, क्योंकि प्लेटलेट नहीं बनेगी तो क्लॉट नहीं बनेगा और क्लॉट नहीं बनेगा तो काफी सारा ब्लड रिलीज हो जाए, जिसकी वजह से किसी भी पर्सन की जान भी जा सकती है। लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस का फेस हमको यहाँ पर करना पड़ता है। प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन में बी यूज्ड टू ट्रीट सर्टेन ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स और टू प्रिवेंट एक्सेसिव। कभी जैसे हम लोगों ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में तो सुना है, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन इन द सेंस ये होता है कि सपोज लाइक किसी की बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है तो हम लोग सेम ब्लड ग्रुप मैच करके तो ब्लड ग्रुप को चढ़ा सकते हैं, ब्लड दे सकते हैं, लेकिन प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन भी हो सकता है। लेकिन उसके लिए हम लोग जब प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो किस लिए करते हैं? कि कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो रही हो या फिर जरूरत से ज्यादा जो ब्लड है वो सर्जरी के दौरान बहुत ज्यादा निकलता जा रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग प्लेटलेट का ट्रांसफॉर्मेशन भी, प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूजन भी वहां पे कर सकता है। तो बेसिकली किसी भी बॉडी के अंदर प्लेटलेट जो है होना जरूरी है, तो उसके साथ साथ में प्लेटलेट के साथ ब्लड का क्लॉट होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट आप लोग देखते हैं, फाइनली हम लोग ब्लड के सारे कंपोनेंट्स को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट सबको डिस्कस कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि हमारे ब्लड के क्या क्या फंक्शंस है, यानी कि ब्लड क्या क्या फंक्शंस आपके बॉडी के अंदर मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन देखिए, मैंने पहले भी डिस्कस किया था, आपकी बॉडी के अंदर ब्लड जो है सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है, लिक्विड फॉर्म में पूरी बॉडी में क्या करता है? फ्लो करता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि जब ये लिक्विड फॉर्म में पूरी बॉडी के अंदर फ्लो करता है तो जो ब्लड है आप लोगों की बॉडी के अंदर जो पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखता है, तो लिक्विड फ्लो फॉर्म में जब ये पूरी बॉडी में फ्लो करता है तो ऐसी बहुत सारी चीजें होगी जिनको ये साथ में ले जाता होगा और साथ में लेके आता होगा। तो उसी के बिहाफ पर हम देखते हैं कि ब्लड के क्या क्या मेजर फंक्शंस है। ठीक है, सबसे पहला, ब्लड में मिक्स होके हमारे लंग्स से ऑक्सीजन जब ब्लड में मिक्स होती है तो पूरी बॉडी तक सर्कुलेट होती है। हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ये भी ब्लड में मिक्स होके पूरी बॉडी में ट्रांसफर होते हैं। इसके अलावा कुछ वेस्ट मटेरियल अगर आपसे लाइक CO2, यूरिया किडनी के थ्रू, लैक्टिक एसिड मसल सेल के थ्रू, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के थ्रू, इन सबको अगर वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना है तो ब्लड इनको साथ में लेके आता है।
नेक्स्ट देखिए कोगुलेशन, द रेस्पॉन्स टू अ ब्रोकन ब्लड वेसल, द कन्वर्जन ऑफ ब्लड फ्रॉम अ लिक्विड टू सेमी सॉलिड जेल टू स्टॉप ब्लीडिंग। देखिए कोगुलेशन एक ऐसी प्रोसेस है। देखिए कोगुलेशन बेसिकली क्या होता है, द रेस्पॉन्स टू अ ब्रोकन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई ब्लड वेसल बाय चांस या किसी इंजरी के कारण डैमेज हो जाती है, आर्टरीज वीन्स डैमेज हो जाती है, ब्लड वेसल डैमेज हो जाती है, टूट जाती है, तो उस टाइम पे जो ब्लड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड फॉर्म से सेमी सॉलिड जेल में कन्वर्ट हो जाता है और वहां पे तुरंत ब्लड, जो ब्लड वेसल ब्रोक हुई है, टूट गई है, वहां से ब्लड को बहना यानी कि स्टॉप करता है, यानी कि ताकि एक्सेसिव ब्लड ना बहे, ठीक है ना। तो वो कोगुलेशन होता है, उसमें भी ये भी ब्लड का ही हेल्प करता है, ब्लड ही इसमें हेल्प करता है। मैसेंजर फंक्शन, देखिए आपके बॉडी के अंदर डिफरेंट हॉर्मोन्स की हेल्प से पूरी बॉडी का अंदर जो हार्मोन जहां जहां आपकी बॉडी में सिक्रीट होते हैं उन सभी का ट्रांसपोर्टेशन भी ब्लड में मिक्स करके किया जाता है। एंड द सिग्नलिंग ऑफ टिश्यू डैमेज, यानी कि सिग्नलिंग ऑफ टिश्यू डैमेज का मतलब है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई टिश्यू गलती से, ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू अगर डैमेज हो गया है तो ब्लड ही आपको सिग्नल लाके देगा, यानी कि ब्लड वहां पर क्या करेगा, एज ए मैसेंजर की तरह वर्क करेगा कि ये पर्टिकुलर टिश्यू डैमेज हो चुका है। आपकी बॉडी का पीएच मेंटेन करेगा, आपकी बॉडी का टेम्परेचर, क्योंकि ब्लड वार्म होता है तो आपकी बॉडी को वार्म बना के रखेगा, पीएच और आपकी बॉडी का बॉडी टेम्परेचर ही क्या करेगा, मेंटेन करेगा, ठीक है। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट क्या आएगा आप लोगों के पास, अब हम यहाँ पे पढ़ने जाएंगे ब्लड वेसल्स, ठीक है ना। देखिए बच्चों, अभी तक क्या पढ़ा हम लोगों ने, ब्लड को पढ़ा, ब्लड के कंपोनेंट्स पढ़े, जो हमारी बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था, उसके टाइप्स को पढ़ा। अब फाइनली हम काफी देर से बात कर रहे थे कि ब्लड जो है अपने साथ क्या क्या कैरी करता है, O2, CO2, हॉर्मोन्स और वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल कौन कौन से होंगे, वेस्ट मटेरियल होंगे यूरिया, लैक्टिक एसिड, CO2, ये सारी चीजें को ब्लड क्या करेगा, कैरी। बट ब्लड जब ऑक्सीजन कैरी करता है तब वो अलग फ्लो होता है, और जब वो CO2 कैरी करता है तब वो अलग फ्लो होता है। तो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड सब जगह एक ही फॉर्म में फ्लो नहीं हो रहा है, आपके बॉडी में जो ब्लड है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग पार्ट में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ब्लड जिस वेसल के थ्रू आपकी बॉडी में फ्लो हो रहा है वो वेसल एक नहीं है, सभी वेसल्स क्या है, अलग अलग है। यानी कि कौन से ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स है, कौन से ब्लड में CO2 मिक्स है, और वो कौन से ब्लड वेसल्स में मिलके फ्लो हो रहा है। तो उसी के बिहाफ पर हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं ब्लड वेसल, और ब्लड वेसल्स के हमारे टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला टाइप है हमारा ब्लड वेसल का, दैट इज नोन एज आर्टरीज। सबसे पहला क्या है आप लोगों का यहाँ पर, आर्टरीज। तो देखिए आर्टरीज मैं आपको बताती हूँ, आपके बॉडी के अंदर ब्लड जिसमें फ्लो होता है, जिन वेसल्स में फ्लो होता है उनको बोलते हैं ब्लड वेसल। उसका पहला टाइप है आर्टरी। आर्टरी की वॉल थिक होती है, मोटी होती है, मस्कुलर होती है, इलास्टिक होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करता है। यानी कि जो आर्टरीज है बच्चों, उसके अंदर जो ब्लड फ्लो करता है उस ब्लड में क्या मिक्स रहता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मिक्स होने की वजह से वो कौन सा ब्लड है, हम उसको बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड बोलेंगे उसको हम लोग, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बोले तो आपके बॉडी के अंदर O2 वाला जो ब्लड, O2 मिक्स ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड जो फ्लो होगा वो होगा आर्टरीज में, जिसका प्रेशर काफी ज्यादा होने की वजह से आर्टरीज की वॉल मोटी रहती है, मस्कुलर रहती है और इलास्टिक रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड प्योर है, क्योंकि ब्लड में क्या मिक्स है, ऑक्सीजन मिक्स है, इसलिए ये ब्लड को कहाँ लेके जाता है, अवे फ्रॉम द हार्ट। क्यों लेके जाता है अवे फ्रॉम द हार्ट, क्योंकि जब हार्ट से ब्लड आता है और लंग्स से उसको ऑक्सीजन मिल जाती है, तो प्योर ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट में ट्रांसफर करने की जो प्रोसेस होती है वो कौन करता है, आर्टरीज। दैट्स व्हाई आर्टरी हार्ट से ब्लड को पूरी बॉडी पार्ट पे लेके जाता है। क्यों लेके जाता है, ध्यान से सुनना, क्योंकि
हार्ट के पास ब्लड जो है प्योर हो चुका है, हार्ट ने क्या कर दिया है, ब्लड को इस तरीके से क्या किया है, जोर से स्क्वीज हुआ, यानी कि उसने ब्लड को छोड़ दिया, काफी तेजी से छोड़ेगा। इस वजह से आर्टरीज मोटी होती है, मस्कुलर होती है, इलास्टिक होती है, प्लस लंग्स इसमें O2 मिक्स कर देती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट छोड़ता है पूरे बॉडी पार्ट्स के पास, तो इस वजह से ये ब्लड को लेके जाता है अवे फ्रॉम द हार्ट। आपकी बॉडी के अंदर लार्जेस्ट आर्टरी जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एओर्टा, यानी कि आर्टरीज तो ब्लड को फ्लो करती है, प्योर ब्लड को, लेकिन आर्टरीज से भी बड़ा, सबसे बड़ी आर्टरी जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एओर्टा, जिसकी जो छोटी छोटी ब्रांचेस होती है उनको अपन बोलेंगे आर्टरीज, जो कि ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में क्या करेगी, सप्लाई करेगी। ठीक है ना, तो ये था आप लोगों का। अच्छा, एक चीज और है, आर्टरी यहाँ पे क्या करती है, ब्लड का प्रेशर यहाँ पे काफी तेज रहता है, तो आर्टरीज के अंदर जो ब्लड है उसका प्रेशर, एक पॉइंट और एक्स्ट्रा हम ऐड कर सकते हैं, ब्लड का प्रेशर प्लस वेलोसिटी यहाँ पे क्या रहती है, हाई रहती है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चों वीन। आर्टरीज प्योर ब्लड फ्लो कराती थी, तो जस्ट अपोजिट आपका सबसे पहला जो वीन्स है, वीन्स थिन वॉल्ड होता है, यानी कि इसकी वॉल काफी थिन होती है। और थिन क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड का प्रेशर, ब्लड की स्पीड, ब्लड का वेलोसिटी काफी कम रहता है। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ब्लड के अंदर क्या मिक्स है, CO2, बोले तो इम्प्योर ब्लड को फ्लो करता है और कहाँ लेके आता है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी के पास जब ऑक्सीजन वाला ब्लड किसने भेजा, आर्टरी ने भेजा, तो रिटर्न में बॉडी वापस क्या छोड़ती है, CO2 छोड़ती है। तो जो इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके आता है, वीन्स लेके आती है। तो पूरे बॉडी पार्ट से कहाँ लेके आता है, बैक टू हार्ट। ये चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि इम्प्योर ब्लड को वापस बैक टू हार्ट, यानी कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से CO2 रिच ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट से हार्ट के पास जो लेके आता है वो कौन है, यहाँ पर वीन्स है। इसके अंदर वेल्स होती है जो कि ब्लड को वापस पीछे नहीं जाने देती है, बैक फ्लो नहीं होने देती है। जिस तरीके से लार्जेस्ट आर्टरी एओर्टा होती है, उसी तरीके से लार्जेस्ट वीन को हम बोलते हैं वेना कावा, जो कि ब्लड को कैरी करता है लोअर से अपर बॉडी बैक टू द हार्ट, यानी कि लोअर से अपर बॉडी पार्ट तक पहुंचाती है और वापस से CO2 रिच ब्लड को कहाँ भेजा जाता है, हार्ट के पास। यहाँ पे ब्लड का जो प्रेशर है, और या फिर हम बोल सकते हैं स्पीड, प्रेशर हम स्पीड बोल देंगे, प्लस या फिर हम बोल सकते हैं इसकी इसकी जो वेलोसिटी है थोड़ी सी क्या रहती है, स्लो रहती है। ठीक है ना। तो ये था, तो प्योर ब्लड को कौन फ्लो करता है, आर्टरीज, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन फ्लो कराता है, वीन्स कराती है। ठीक है ना। और आर्टरीज थिक, इलास्टिक, मस्कुलर रहती है, वीन्स थिन वॉल्ड रहती है, इतनी इलास्टिसिटी इनमें नहीं होती है। लार्जेस्ट आर्टरी होती है एओर्टा और लार्जेस्ट वीन होती है वेना कावा। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्या, आर्टरीज, वीन्स। तो 2 ब्लड वेसल्स अभी तक हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं। सेकेंड ब्लड वेसल्स क्या थी आप लोगों की, वीन। थर्ड ब्लड वेसल हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, दैट इज नोन एज कैपिलरीज। तो थर्ड ब्लड वेसल क्या है, कैपिलरीज है। कैपिलरीज छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती है जो कि आर्टरीज और वीन्स, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने वाला आर्टरी और डीऑक्सीजनेटेड मतलब CO2 वाला ब्लड कैरी करने वाला वीन, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन करती है, आपकी कैपिलरीज। ठीक है ना। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन एंड वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन ब्लड एंड बॉडी टिश्यू। बेसिकली कैपिलरीज का वर्क क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन और वेस्ट मटेरियल, इनको ब्लड से ब्लड टिश्यू, यानी कि सपोज ब्लड में कोई न्यूट्रिशन थे या ऑक्सीजन है या वेस्ट मटेरियल है, उसको बॉडी के टिश्यू तक क्या करना, उसका एक्सचेंज करना। तो ये काम कौन करता है, आपका
कैपिलरीज करती है। कैपिलरीज की वॉल काफी थिन होती है और आसानी से इसके अंदर सब्सटेंस का क्या हो जाता है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब है आसानी से सब्सटेंस इसके अंदर क्या कर जाते हैं, एंटर कर जाते हैं, यानी कि कैपिलरीज है, इसकी वॉल्स है, तो इसकी वॉल काफी थिन होती है, तो कोई भी सब्सटेंस आसानी से इसके अंदर क्या कर जाएगा, डिफ्यूजन यहाँ पर इसके अंदर इजीली हो जाएगा। तो बेसिकली कैपिलरीज क्या होती है, जो आर्टरीज और वीन्स दोनों के बीच में क्या करती है, कनेक्ट करके रखती है, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिलरीज। तो ये 3 टाइप के ब्लड वेसल्स थी बच्चों आप लोगों की, आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज। तो ये था बच्चों आप लोगों का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के 2 पार्ट्स, दैट इज ब्लड और ब्लड वेसल्स, ठीक है ना। ब्लड के 3 ब्लड के जो कंपोनेंट्स थे आपके कौन कौन से, ब्लड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, वो हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद जो था नेक्स्ट कंपोनेंट था आपके ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का, दैट इज नोन एज, हमने जो लास्ट में अभी पढ़ा, क्या पढ़ा हम लोगों ने लास्ट में, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का सेकंड पार्ट ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स के 3 टाइप थे, आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज, वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का जो लास्ट पार्ट है, अब हमारा क्या बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ हार्ट, विच इज द मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, जिसको हम लोग आगे वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हम लोग इसी एनर्जी और इसी मोटिवेशन के साथ आप लोगों के लिए आगे के लिए वीडियो लेके आते रहें। नेक्स्ट पार्ट में बने रहिएगा, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट हार्ट को डिस्कस करेंगे, लेकिन हार्ट को पढ़ने से पहले हम लोगों को ये सारे सिस्टम पढ़ना बहुत जरूरी था, यानी कि ब्लड वेसल्स और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी था। ये सारे चीजों के पढ़ने के बाद ही आपको हार्ट के अंदर इन सभी पार्ट्स का यूज होगा, तो आप लोग आसानी से हार्ट की स्टडी वहां पर कर पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अब अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें हम लोग हार्ट, ह्यूमन हार्ट को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड होने वाले जितने भी एक्शंस है, उससे रिलेटेड जितने भी आपकी बॉडी में जो फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग बने रहिए ईडी एकेडमी के साथ और पढ़ते रहिए, अपनी बायोलॉजी की स्टडीज को कंटिन्यू करते रहिए, ताकि आप लोग मैक्सिमम अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें, ठीक है। तो बढ़िए, आप लोग प्लीज चैनल को हमारे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। पढ़िए आप लोग, और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में ह्यूमन हार्ट में। थैंक यू।